तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुयांग और चुयान के दरमियान काफी जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें चुयान ने अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए जुयांग पर अपना डोमिनेंस साबित किया। मगर तभी जुयांग ने जाओ फैमिली की हिडन विस्टा मडपिल ब्रीदिंग मेथड को प्रैक्टिस करना शुरू किया और तब तक न्यू 7 ने चुयान को फाइट में बिजी रखा। और फिर जब जुयांग ने उस टेक्निक को मास्टर किया, वो चुयान को एक ही सेकंड में मार चुका था। जिसके बाद ये लोग माउंटेन की तरफ रवाना हो गए, मगर रास्ते में इन्हें गोल्डन बेल मिल जाती है जो कि जुयांग का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। और इसी दरमियान जुयांग नेदरवर्ल्ड के डीमन से टकरा जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर नेदर डीमन जुयांग के पीछे पड़ गया था। वो उसे एजलेस इमॉर्टल कह के पुकारने लगा। वहीं पर जुयांग तो बस जैसे तैसे उस डीमन से अपना पीछा छुड़वाने में लगा हुआ था। इधर वो डीमन उससे कह रहा था कि एजलेस इमॉर्टल, मैं तुझे खाना चाहता हूँ। और इतना कहते साथ ही उस भयानक डीमन ने अपने टेंटिकल्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, जो कि जुयांग को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। वहीं पर हम न्यू 7 को देख पाते, जो कि पूरी तरह से इन टेंटिकल्स में फंस चुका था। उस डीमन से कहता है कि मैं कोई इमॉर्टल नहीं बल्कि तुम्हारी जैसा ही डीमन हूँ, प्लीज मुझ पर रहम दिखाओ। और उतने में उन टेंटिकल्स ने न्यू 7 को उठाकर काफी दूर पटक दिया। जुयांग को अपने दोस्त की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो दोबारा से वापस जाकर न्यू 7 को उठाकर वहाँ से भागने लगा। तब तक वो डीमन अपने बोन हैंड से जुयांग को जकड़ने की कोशिश कर रहा था, जो देखते साथ ही जुयांग ने सबसे पहला तो न्यू 7 को काफी दूर फेंक दिया ताकि वो इस अटैक से बचा रहे। जिसके बाद जुयांग उस डीमन पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, मगर वो पूरी तरह से उस डेमोनिक हैंड के नीचे कवर हो चुका था, जो देखकर ही न्यू 7 को उसका टेंशन आने लगा। और उतने में उस डीमन की बॉडी पर अचानक से क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। उस डीमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फाइनली वो एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ वहीं पर ब्लास्ट हो गया। दरअसल ये हमला जुयांग ने नहीं बल्कि गोल्डन बेल ने किया था। उसने उस डीमन को मारकर जुयांग की हेल्प करी। ये सब देखकर ही जुयांग के तो मानो होश उड़ जाते हैं। वो न्यू 7 को कह रहा था कि देखो तो इस बेल ने हमारी जान बचाई। चलो फाइनली वो डीमन खत्म हो गया, अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। और तभी न्यू 7 जुयांग से कहने लगा कि दरअसल वो डीमन नेदरवर्ल्ड का डेटी था और मुझे उसकी एक बात समझ नहीं आई। वो तुम्हें देखकर लगातार एजलेस इमॉर्टल की रट लगाई था। अब ये मत बोलना कि तुम एक इमॉर्टल हो। जिस पर जुयांग थोड़ा सा शॉक होते हुए उससे पूछने लगा कि क्या वाकई वो डीमन मुझे इमॉर्टल बोल रहा था। जिस पर न्यू 7 बताने लगा कि हाँ, उसने लगातार डिमोनिक लैंग्वेज का यूज करके तुम्हें एजलेस इमॉर्टल कहा था, लेकिन मुझे उस बेवकूफ की बातों पर यकीन नहीं। अगर तुम्हारी जैसा उल्लू एक एजलेस इमॉर्टल है तो फिर मैं ये कहूँगा कि मैं खुद एक एंशिएंट पाइथन हूँ। तो जुयांग उससे कहता है भाई मजाक बहुत हो गया, अब हमने यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर न्यू 7 कह रहा था कि मेरे ख्याल से गोल्डन बेल तुमने अपने साथ ले जानी चाहिए, ये काफी अमेजिंग ट्रेजर है और इसने हमारी जान भी बचाई। वैसे अगर सच बताओ तो ये बेल तुम्हें पसंद भी करती थी, देखा ना थोड़ी देर पहला हाथ धोकर ही तुम्हारे पीछे पड़ गई। जिस पर जुयांग कह रहा था कि हाँ, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। और अब जुयांग न्यू 7 को बताता है कि ये बेल काफी ज्यादा बड़ी है, अगर हम इसे साथ में ले गए तो ये सबका ध्यान हमारी तरफ खींच लेगी और पहले ये दुनिया मेरी दुश्मन बनी है, ऐसे में मैं इस ट्रेजर को अपने साथ कैसे ले जाऊंगा। मगर उतने में वो गोल्डन बेल एक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर सीधे जुयांग की बॉडी में चली गई। न्यू 7 ने ये सब देख लिया था, मगर जुयांग को तो इसकी खबर ही नहीं लगती। वो तो अभी भी यही सोच रहा था कि वो इस गोल्डन बेल को अपने साथ कैरी कैसे करेगा। और उतने में जुयांग ने देखा कि गोल्डन बेल तो वहाँ से गायब हो गई, इसलिए वो न्यू 7 से पूछता है कि अरे वो गोल्डन बेल कहाँ चली गई। अब न्यू 7 उसे बताने वाला था कि भाई गोल्डन बेल तो तेरी बॉडी में है, मगर तभी वो गोल्डन बेल न्यू 7 को आंखें दिखाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि न्यू 7 अपना मुंह खोले। सब टॉपिक चेंज करने के लिए न्यू 7 ने गाने गुनगुनाना शुरू कर दिया। जुयांग भी उसकी हरकतें देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और अचानक से उसके दिमाग में घंटी बज गई। वो जिस तरफ अपनी मुंडी घुमाएगा उस तरफ उसे बेल की आवाज आने लगी। ये देखकर ही न्यू 7 तो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो कह रहा था मेरे भाई प्लीज यार ऐसी गर्दन शेक मत कर, वरना अगली बार तेरी मुंडी टूटकर नीचे गिर जाएगी। और तभी जुयांग उसे बताता है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मेरा ब्लड और ची पावर पूरी तरह से लो हो गए। थोड़ी देर में जुयांग की वाइटलिटी पूरी तरह से सकअप होने लगी। ऐसा लग रहा था कि बस वो कुछ ही पलों का मेहमान है। और उसकी ऐसी हालत देखकर न्यू 7 डर के मारे एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। वो मायूस होते हुए कहने लगा कि मेरे भाई शायद तू कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, तेरी ब्लड लाइन तो यहीं पर खत्म होने वाली है। और तभी जुयांग को अपने दिमाग में किसी की आवाज आने लगी। वो एक एल्डर की आवाज थी जो कि उससे पूछती कि बच्चे क्या तुझे इंटर कॉन्टेम्पलेशन का मतलब पता है। वेल इस आवाज को सुनकर जुयांग थोड़ा सा हैरान था। वो कहता है बताओ आप कौन हो और आप मेरे दिमाग में कैसे घुस गए।
मगर वो एल्डर उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते। इनफैक्ट वो जुयांग से कह रहे थे कि तुम्हारी ची और ब्लड काफी ज्यादा प्योर है। इनफैक्ट तुमने तो ची और ब्लड पावर को ची गैदरिंग स्टेज के पिक पर पहुंचा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें ये नहीं पता कि इनर कॉन्टेम्पलेशन किसे कहा जाता। अगर तुम इस चीज को समझ ही नहीं पाए तो कल्टीवेशन में एडवांस करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब जुयांग को तो पावरफुल बनना था और उसे ऐसा लगा कि एल्डर उसकी मदद कर सकते, इसलिए वो कहता है कि सीनियर प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताए कि इनर कॉन्टेम्पलेशन होता क्या है। जिस पर एल्डर ने जवाब दिया कि इसके जरिए तुम अपनी बॉडी को इंटरनली ऑब्जर्व कर सकते हो। अपने अंदर मौजूद अनसीन रल्म को ओपन करके तुम अपने ऑर्गन्स को फोर्ज करोगे। उन ऑर्गन्स में मौजूद ची पावर को हार्मोनाइज करते हुए तुम उन्हें प्राइमल ची में बदल दोगे और तभी जाकर तुम्हारी बॉडी पर लगा हुआ प्रोफाउंड सील अनलॉक होगा। सील के हटते साथ ही तुम गोल्डन कोर रल्म को अचीव कर सकते हो। इसका मतलब है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल बनोगे। जिस पर जुयांग कह रहा था कि सीनियर न्यू शामन्स की केव हेवन रल्म तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। वही दूसरी तरफ न्यू सेवन ने देखा कि जुयांग तो अपने आप से ही बातें कर रहा। दरअसल एल्डर की आवाज आ रही थी गोल्डन बेल से। और जुयांग से कहते हैं कि पता नहीं तुम कौन से न्यू शामान की बात कर रहे हो। उनके नाम से ही पता चल रहा कि वो डिमोनिक रेस के बंदे होंगे, लेकिन मैं तो तुम्हें ची कल्टीवेशन के बारे में बता रहा हूँ। चलो अब चुपचाप से मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। कल्टीवेशन में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लो। तो जुयांग भी फटाफट से उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगा। एल्डर उससे कह रहे थे कि तुम अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत करो, तुम्हें बस एक ही ख्याल को होल्ड करना है और वो थॉट कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस का होना चाहिए। और अब एल्डर उसे कुछ हेवनली मंत्रास बताने लगे जिन्हें जुयांग को दोहराना था। एल्डर उससे कहते हैं कि जब तुम्हारा माइंड पूरी तरह से फोकस होगा तब तुम्हें अपने स्पिरिचुअल सेंस का भी एहसास हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि आसमान को चीरते हुए गोल्डन लाइट तुम्हारे सामने आ गई। इधर जुयांग देख पा रहा था कि वाकई उसके सामने गोल्डन लाइट अपीयर हो गई। हाँ, लेकिन एल्डर का इस पर ध्यान नहीं था, वो तो अपनी बातों में पूरी तरह से खो चुके थे। उससे कहते बच्चे अगर तुम हर रोज ऐसे ही प्रैक्टिस करते गए तो कुछ दिनों के अंदर ही अपने स्पिरिचुअल सेंस को महसूस कर लोगे। ये प्रोसेस थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, लेकिन इससे तुम्हारी कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क आएगा। और फिर जैसे उस गोल्डन बेल ने पीछे पलट कर देखा वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जुयांग ने बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपने स्पिरिचुअल सेंस को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसके चलते जुयांग अब अपने इनर वर्ल्ड यानी कि द रेल्म ऑफ अनसीन को देख पा रहा था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें ग्रेट क्लैन में से एक युआन क्लैन का मेंशन दिखाया गया, जहाँ पर हम वेई यांग नाम की बंदी को देख पाते हैं जो कि सजने संवरने में बिजी थी। वो कहती है कि मैं युआन फैमिली की मेंबर हूँ, मेरा एक प्रेस्टिजियस फैमिली में जन्म हुआ, इसलिए लोगों का मानना है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। ग्रेट फैमिलीज के बच्चों को हेवनली ट्रेजर्स की कभी कोई कमी नहीं होती। हमें पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और प्रेशियस आर्टिफैक्ट गिफ्ट की तौर पर दिए जाते हैं। साथ ही हमें बचपन से न्यू टेक्निक को मास्टर करने के लिए बताया जाता। बचपन से ही हमें ऐशो आराम की जिंदगी मिलती, हमें कभी किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ता, लेकिन इसके बदले में हमें बस एक ही चीज करनी पड़ती। जब हम बड़े हो जाते हमें अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना पड़ता। हमारी फैमिली हमें चाहे गलत बताए या सही बताए, हमें हर एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि हमारी ही जिंदगी पर हमारा कोई अधिकार नहीं। हम तो बस गोल्डन केज में कैद परिंदे हैं। इससे अच्छा तो मैं किसी गरीब फैमिली में जन्म लेती, एटलीस्ट उस वक्त मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर पाती। सो अब वेई यांग अपने सारे गमों को भूलकर कमरे से बाहर आ गई। युआन क्लैन के ओल्ड सर्वेंट मिस्टर शाओ उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वेई यांग तो फुलटो तैयार होकर उनके सामने आ गई। वो कहते यंग मिस आप ये क्या कर रही हो? जिस पर वेई यांग कह रही थी कि मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, ये मुझे पहनने के लिए तो गिफ्ट मिले थे। जिस पर शाओ कहते हैं कि आपको मेकअप करने के लिए नहीं बताया था, बल्कि आपने तो कड़ी मेहनत करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, कल्टीवेशन पर फोकस करना ही आपकी जिम्मेदारी है। मगर आप तो ऐसे कपड़े पहन के आई मानो थोड़ी देर में आपकी शादी होने वाली। तो वेई यांग उससे पूछती है कि क्या ये वाले कपड़े नहीं चलेंगे, इन पर भी मैं प्रैक्टिस कर सकती। तो एल्डर शाओ ने उसे ना में जवाब दिया। वो कह रहे थे कि जल्दी से अपने कपड़े बदल कर आइए। तो वेई यांग अपने कपड़े बदल बदल कर उन्हें पूछने लगी कि क्या ये वाला चलेगा या फिर ये वाला। मगर एल्डर शाओ तो हर एक ड्रेस के लिए मना कर रहे थे, इसीलिए बेचारी वेई यांग फैंसी ड्रेसेस से सीधे नॉर्मल कपड़ों पर पहुंच गई। मगर फिर भी एल्डर शाओ ने उसे हर एक ड्रेस के लिए मना किया। तो फाइनली वेई यांग लड़के वाले कपड़े पहनकर बाहर आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो युआन फैमिली का यंग मास्टर हो। और फाइनली एल्डर शाओ ने इस ड्रेस को हाँ बोला। दरअसल युआन फैमिली के पास ज्यादा डिसेंडेंट मौजूद नहीं थे, तो वेई यांग को बचपन से एक लड़कों जैसे ट्रीट किया गया। इनफैक्ट बाहर के लोगों को पता ही नहीं था कि असल में वो एक लड़की है। वेई यांग एल्डर शाओ को बता रहे
रही थी कि मैं तो ये लड़कों की नौटंकी कर करके थक चुकी हूँ। आप हमेशा तो मुझे ऐसे नहीं रख सकते, एक ना एक दिन सबको सच्चाई पता चल जाएगी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जुयांग को देख पाते हैं, जो कि पहला बुरी तरह से सूखा हुआ था और अब वो काफी ज्यादा मोटा हो गया। बेचारे नियो 7 को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त की बॉडी में आखिर चल क्या रहा। वही दूसरी तरफ गोल्डन बेल वाले मास्टर तो जुयांग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो कह रहे थे, बच्चे तुमने एक ही झटके में अपने इनर वर्ल्ड को ओपन किया और अब तो तुम अपनी मार्शल ची पावर को प्राइमल ची पावर में भी ट्रांसफॉर्म कर पा रहे। तुम तो वाकई एक जीनियस हो। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इस जन्म में मैं किसी जीनियस से मिल पाऊंगा। और फिर वो एल्डर काफी ज्यादा खुश होकर हंसने लगे। वो कह रहे थे कि इस बच्चे का एप्टीट्यूड तो गजब का है, अगर इसी स्पीड से ये आगे बढ़ता गया तो मेरे मास्टर को भी बीट कर देगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ये बच्चा मेरे मास्टर को कभी भी हरा नहीं सकता, चाहे ये कितनी ही अमेजिंग प्रोग्रेस क्यों न कर ले, मगर ये हमेशा मेरे मास्टर से एक कदम दूर रहेगा। जिसके बाद वो एल्डर कहते हैं कि वैसे भी मैं काफी ज्यादा डैमेज हो गया हूँ, तो क्यों ना मैं इस बच्चे से थोड़ी सी ची पावर और ब्लड पावर उधार ले लूं। मुझे अपनी इंजरीज को जल्दी से हील करना होगा, तभी जाकर तो मैं आगे इसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और वैसे भी मैं कल्टीवेशन में इसे गाइड करने वाला हूँ, तो कंपनसेशन की तौर पर ये बच्चा भी मुझे अपनी ब्लड और ची पावर दे सकता है। और फिर उस एल्डर ने फटाफट से जुयांग की ब्लड और ची पावर को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। उनके ऐसा करने से जुयांग की बॉडी में काफी सारे बदलाव हो रहे थे। थोड़ी देर पहला वो गुब्बारे जैसा फुला हुआ था, लेकिन अब ऐसा लगा कि उस गुब्बारे की हवा किसी ने निकाल दी हो। वहीं पर उसकी हालत देखकर नियो 7 को तो लगातार दिल के दौरे पड़ने लगे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त की बॉडी के साथ कौन सी गड़बड़ी चल रही। वो कहता है कि जरूर से वो इवल गोल्डन बेल ही इसका जिम्मेदार होगी। वो गुस्से में आकर उस गोल्डन बेल से बात करने लगा। वो उसे बता रहा था कि जुयांग मेरा काफी अच्छा दोस्त है और तू मेरे ही सामने मेरे भाई की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही। तेरे जैसी डिमोनिक बेल को मैं अपनी दोस्त की बॉडी पर कब्जा नहीं करने दूंगा। मगर नियो 7 कुछ कर पाई इससे पहले गोल्डन बेल ने अपनी एनर्जी को रिलीज किया, जिसके चलते नियो 7 अपनी जगह पर ही रुक जाता है। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि इस बेल ने थोड़ी देर पहले इतने बड़े डीमन का खात्मा किया और मैं तो इतना नन्हा मुन्ना सांप हूँ, मेरे को तो ये आसानी से कुचल देगी। इसलिए वो परेशान होकर जुयांग से कहने लगा कि मेरे भाई कोई बात नहीं, उस बेल ने तेरा 2-4 ढक्कन खून पी लिया, लेकिन इतने से तो नहीं मरने वाला। जो अब तो कल्टीवेशन से बाहर आ जाए, मैं तेरे लिए फल लाऊंगा ताकि तू अपने खून को बढ़ा सके। सो इस तरह से नियो 7 ने गोल्डन बेल के सामने हार मान ली। और अब हमें सीधे 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई। दरअसल माउंट जियान विलेज के कई सारे लोग एक डेटी के सामने जमा हो गए थे। यहाँ पर हम उस डेटी के एक चमचे को देख पाते जो कि एक डिमोनिक बर्ड था। वो उन लोगों से बताता है कि आज हमारे डीमन डेटी यहाँ पर एक खास मकसद से आए हैं। दरअसल वो गॉड स्लेयर जुयांग को पकड़ना चाहते। उस बंदे को पकड़ना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना वो पूरे कॉन्टिनेंट में तबाही मचाएगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग डीमन यांग की पावर को इंक्रीज करने में मेरी मदद करो। मगर तुम तो बस ये मामूली सा खाना उन्हें सर्व कर रहे, ऐसे तो लॉर्ड यांग की पावर पूरी तरह से डिक्रीज हो जाएगी। दरअसल इन विलेजर्स ने काफी सारा खाना इस डेटी के सामने पेश किया था, मगर फिर भी इसे खाना कम लग रहा था। इसका पेट है या नगारा, यही मुझे समझ नहीं आता। और तभी वो डीमन डेटी इन विलेजर्स को बताने लगा कि मैं यांग जिटांग विलेज का डेटी हूँ। वो लोग 234 सालों से मेरे लिए ऑफरिंग पेश करते आ रहे। उन्होंने मेरी ऑफरिंग में कभी कोई कमी नहीं रखी और वो मुझे प्यार से लॉर्ड यांग बुलाते हैं। मगर इन विलेजर्स को तो मेहमान नवाजी भी नहीं आती। इन्होंने तो मेरे सामने किसी अच्छी लड़की की भी ऑफरिंग नहीं की। अब ये सुनते साथ एक विलेजर ने डर के मारे अपनी बेटी को अपने पास खींच लिया। वो नहीं चाहता था कि लॉर्ड यांग उसकी बेटी पर कब्जा करे। और उतने में लॉर्ड यांग को वहाँ पर एक लड़की नजर आई। वो कह रहा था कि ये लड़की तो शादी के लायक हो चुकी है। और तभी एक विलेजर उस डेटी को बताने लगा कि मेरे लॉर्ड, दरअसल ये बंदी आपकी ऑफरिंग के लिए ही सिलेक्ट की गई थी, प्लीज इसे एक्सेप्ट करके हमारी मेहमान नवाजी का लुफ्त उठाएं। जो सुनकर वो बर्ड डीमन कहने लगा कि अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा शातिर हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि एक डीमन लॉर्ड को सेटिस्फाइड कैसे किया जाए। और उतने में उस डीमन लॉर्ड यांग ने उस बंदी को अपनी पावर्स की मदद से उठा लिया। वो उस लड़की को केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए कह रहा था कि अरे ये तो काफी ज्यादा
ज्यादा पतली है, मगर इसकी एज कम होने की वजह से इसका फ्लेश टेंडर होगा। इसे खाने में तो वाकई मजा आने वाला है। और उतने में वो डेटी एक चिकन का लेग पीस उठाकर उस बंदी को दे देता है। वो कह रहा था, लड़की ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है, चलो जल्दी से इसे फिनिश करो। अब ये सुनते साथ ही वो भूखी लड़की फटाफट से उस चिकन पर टूट पड़ी। दरअसल इस गांव के लोगों को खाने की कमी थी। जो भी खाना इनके पास था इन्हें हर बार वो डेटी के लिए ऑफर करना पड़ता और इसी वजह से इन्हें हमेशा भूखा प्यासा रहना पड़ता। वहीं पर वो डीमन डेटी उस बच्ची से कहने लगा कि जल्दी से इस चिकन को खाकर तरोताजा हो जाओ। और अब हम जुयांग और न्यू सेवन को देख पाते जो कि थोड़ी दूरी से ये सब कुछ देख रहे थे। न्यू सेवन तुरंत ही अपने दोस्त को बताने लगा कि हम यहाँ पर इस मसले में नहीं फंसने वाले, मेरे ख्याल से हमने रास्ता बदल लेना चाहिए। मैं इस डेटी की पावर को ऑब्जर्व कर सकता हूँ और ये स्टोन माउंटेन डेटी से कई गुना ज्यादा भयानक है। अब जुयांग तो वहाँ से जाना नहीं चाहता था, मगर फिर भी उसे न्यू सेवन की बात को मानना पड़ा। इधर उस डेटी से तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, तो उसने उस लड़की को चोक करना शुरू कर दिया। उस लड़की की चीखें और डीमन डेटी की बातें जुयांग को सुनाई दे रही थी। वहीं पर न्यू सेवन उसे बता रहा था कि मेरे भाई तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। उस डीमन डेटी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर हैं। इधर वो डीमन उस बच्ची से कहने लगा कि वाइन के साथ मुझे चखना तो नहीं मिला, तो क्यों ना मैं तुम्हारी आंखें खा लूं। वाइन के साथ तुम्हारी आंखें काफी अच्छी लगेगी। अभी सुनकर ही वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो डीमन डेटी उसे कह रहा था कि और ज्यादा पैनिक करो, तुम्हें ऐसे खाने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। उस डेटी की सारी बातें सुनकर जुयांग के मानो खून में ही आग लग गई, मगर न्यू सेवन उसे बता रहा था कि अपने गुस्से को काबू रखो, हम उस डेटी से पंगे नहीं ले सकते। वही दूसरी तरफ वो लड़की डर के मारे झटपटाने लगी, तो डेटी उससे कहता है कि ज्यादा हिलने डुलने की कोशिश मत करना, इससे मेरा निशाना चूक जाएगा। मैं तो बस आराम के साथ तुम्हारे आई बॉल को प्लग करने वाला हूँ। और फाइनली जुयांग अपनी जगह पर रुक गया। वो न्यू सेवन से कह रहा था कि मेरा रास्ता नहीं बदलने वाला, किसी मासूम पर होने वाले अत्याचार को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ वो डीमन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की आंखों को खोल लेता है। उससे कह रहा था कि मैं बड़े ही आराम से तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, तुम्हें तो इसकी खबर भी नहीं लगने वाली। और यही सब सुनकर जुयांग को पुरानी बातें याद आने लगी। पहले भी एक डेटी ने एक ह्यूमन को खाने की कोशिश की थी और उसी दिन जुयांग ने अपना पहला शिकार किया, तभी से उसे गॉड स्लेयर के नाम से जाना जाता है। इधर वो डीमन उस लड़की का आईबॉल प्लग करने की काफी ज्यादा करीब था, मगर उतने में उसे जुयांग की आवाज आई। उस डेटी से कह रहा था कि जल्दी से उस लड़की से दूर हट जा। अब ये सुनकर वो डेटी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। उसने देखा कि जुयांग न्यू सेवन पर सवार होकर उसके सामने पहुंच चुका है। वो गुस्से में कहने लगा कि अच्छा तू है गॉड स्लेयर जुयांग, अरे वाह क्या ही इत्तेफाक है, मैं तुझे ढूंढते हुए यहाँ आया था। वही दूसरी तरफ हम उस कॉफिन वाली बंदी को भी देख पाते हैं जो कि जुयांग को लेकर काफी दिलचस्प थी। इधर वो डेटी जोर जोर से हंसते हुए जुयांग को बताने लगा कि हर एक डीमन डेटी तुम्हारी तलाश में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गया, लेकिन मैं जानता था कि तुम इसका उल्टा करोगे और इसीलिए मैं साउथ में चला आया। और देखो तो यहाँ आने से मेरा फायदा हो गया, अब मैं तुझे मारकर पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस हो जाऊंगा। उतने में वो बर्ड डीमन जुयांग पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है, मगर जुयांग ने तो अपनी एक ही लात में सीधे उस परिंदे की गर्दन उड़ा दी। विलेजर्स को पता था कि अब यहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा होगा, इसलिए वो फटाफट से वहाँ से भागने लगे। उस पूरी जगह पर मानो अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन सैक्रिफाइस वाली बंदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपने पेट की आग बुझाने लगी। वहीं पर न्यू सेवन अपने डिमोनिक आवाज में उस डेटी को बताने लगा कि मेरे दोस्त को हल्के में लेने की जुर्रत भी मत दिखाना। इसने सिर्फ नेदरवर्ल्ड के डेटीज को नहीं बल्कि जाओ फैमिली के सर्वेंट चुयान को भी मार दिया। अगर तुम्हारी स्टोन डेटी से मुलाकात हुई हो तो तुम्हें पता होगा कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, मगर मेरे मास्टर जुयांग ने उसका भी एक पाव काट दिया। सो अगर तुझे अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार है तो फटाफट से यहाँ से दफा हो जा, और हम दोनों भी ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हमने तुझे देखा ही नहीं। अब ये सुनकर वो डेटी कह रहा था कि हाँ इस बात में कोई शक नहीं कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझे उन दूसरे डेटीज के साथ कंपेयर क्यों किया। क्या तुम्हें ऐसा वाकई लगता है कि मैं उनके जैसा कमजोर हूँ? और इतना कहते साथ ही उस डेटी
ने अपनी फ्लाइंग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए सीधे न्यू 7 पर हमला कर दिया, जिसके चलते न्यू 7 घायल होकर काफी दूर जाकर पटक गया था। तो न्यू 7 गुस्से में उस डेटी से कहने लगा कि तुम तो जुयांग के पीछे थे, फिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। इधर वो डेटी जुयांग से कहने लगा कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे सामने नील डाउन करो। उतने में जुयांग वहाँ पड़े उस परिंदे के सिर को फुटबॉल जैसे उड़ाते हुए लॉर्ड को बताने लगा कि जिस दिन मैंने पहले डेटी को मारा था उसी दिन कसम खाई कि मैं कभी भी किसी डेटी के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। मैं आजाद पैदा हुआ था तो इसलिए कोई भी डेटी मुझे क्लेम नहीं कर सकता। मैं जिसे चाहूँ उसे मार सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे नील डाउन करने के लिए बता सके। और इतना कहते साथ ही जुयांग ने एलिफेंट 4 सॉक्स डीमन फिस्ट को एक्टिवेट कर लिया। उसकी बातें सुनकर वो डेटी जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था क्या कहा तुमने, तुम आजाद पैदा हुए थे। बच्चे, इस दुनिया में कोई भी फ्री नहीं है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक मॉर्टल एम्परर तुम पर राज करेगा, और जब तुम्हारी मौत होगी तब अंडरवर्ल्ड का राजा तुम पर हुकूमत करेगा। तो इस दुनिया में फ्रीडम का कोई मतलब ही नहीं बनता। इतना कहते साथ ही उस डेटी ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जुयांग पर हमला कर दिया, मगर जुयांग एलिफेंट 4 सॉक्स डीमन फिस्ट की पहली मूव का यूज करता है, जिसे डबल हैप्पीनेस कहा जाता था। और इसी मूव का इस्तेमाल करते हुए जुयांग ने डेटी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर डेटी भी इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि मानना पड़ेगा तुम्हारे पास काफी अमेजिंग स्किल है, शायद इसी वजह से तुम उस स्टोन डेटी को हरा पाए। लेकिन बच्चे, मुझे मारने के लिए इतनी स्किल काफी नहीं होने वाली। और इतना कहते साथ ही उस डेटी ने अपनी सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसने जुयांग पर न जाने कितनी सारी फ्लाइंग सोर्ड्स रिलीज कर दी थी, जो देखकर ही न्यू 7 को टेंशन आ गया। वो जुयांग को बता रहा था कि ये तो फ्लाइंग सोर्ड आर्ट है, फटाफट से इन्हें डॉज करना शुरू कर दो। तो जुयांग भी काफी तेजी के साथ मूव होते हुए इन फ्लाइंग सोर्ड्स के अटैक को ब्लॉक करने लगा। इसी दरमियान न्यू 7 उसे बता रहा था कि हमारी फैमिली के रिकॉर्ड में इन डेटीज का जिक्र है। ऐसा कहा जाता कि ये डीमंस अपनी ऑफरिंग की एनर्जी को रिफाइन करके उनसे ही फ्लाइंग सोर्ड फोर्ज कर सकते हैं। ऐसी फ्लाइंग सोर्ड को डिफेंड करना लगभग इम्पॉसिबल है। इधर उस डेटी को न्यू 7 की बातों से गुस्सा आ रहा था, क्योंकि न्यू 7 जुयांग को सारी हकीकत बता रहा है। इसलिए उसने न्यू 7 पर और भी कई सारी फ्लाइंग सोर्ड से अटैक कर दिया। अब अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर जुयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं पर न्यू 7 उसे रोते हुए बता रहा था कि इसने मुझ पर बेवजह हमला कर दिया, मेरे भाई प्लीज मेरा बदला लेना। तब जुयांग ने भी अपनी फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन फ्लाइंग सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इधर वो डेटी न्यू 7 की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है माफ करना, तेरा दोस्त मुझे मार नहीं सकता, उल्टा आज जुयांग मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं इसकी सोल को कैप्चर करके मेरे लॉर्ड के पास ले जाने वाला हूँ। वहीं पर जुयांग काफी तेजी के साथ मूव होते हुए उसके हमलों को काउंटर करने लगा। उस विलेज की लड़की तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं पर जुयांग ने देखा कि जमीन के अंदर से एक विशाल सोर्ड बाहर आ रही। वो जायंट सोर्ड काफी तेजी के साथ जुयांग की तरफ आगे बढ़ रही थी। तो जुयांग ने उस पर अपना एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे वो सोर्ड टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुकी थी। अभी देखकर ही वो डीमन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, ये बंदा मेरी जायंट सोर्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। उतने में ही जुयांग अपने ईवल अंदाज में उससे पूछने लगा कि क्या इतनी ही पावर थी तेरे पास? सच बताओ तो मैं तेरी पावर से जरा भी इम्प्रेस नहीं हुआ। जो सुनते साथ ही वो डेटी अपनी कई सारी फ्लाइंग सोर्ड्स को समन कर लेता है। वो जुयांग से कह रहा था कि मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया, मगर अब मैं तेरी एबिलिटीज को समझ चुका हूँ, इसलिए चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। और इतना कहते साथ ही जुयांग ने दोबारा से उस पर अपनी फ्लाइंग सोर्ड्स बरसाना शुरू कर दी। वहीं पर जुयांग काफी तेजी के साथ मूव होते हुए उसके अटैक्स को ब्लॉक करने लगा। वो कह रहा था कि अगर मुझे इन फ्लाइंग सोर्ड्स के अटैक को रोकना है तो सबसे पहले इस डेटी के हाथ को शैटर करना होगा। तब तक उस डेटी ने अपनी मल्टीपल सोर्ड्स को एक साथ फोर्ज करते हुए फ्लाइंग सोर्ड्स में तब्दील कर दिया। इसलिए जुयांग काफी तेजी के साथ भागते हुए इस डेटी को चकमा देने की कोशिश करता है। जुयांग का प्लान था कि वो इस डेटी पर स्नेक अटैक करेगा, मगर इससे भी काम नहीं बनता, क्योंकि उस डेटी ने जुयांग की मूव को प्रेडिक्ट कर लिया था। इसलिए वो फटाफट से अपने ड्रैगन को फॉर्म करते हुए सीधे जुयांग पर हमला कर चुका। इस पल में जुयांग काफी पीछे पुश होता जा रहा था, मगर उतने में उसने अपने एलिफेंट 4 सॉक्स डीमन फिस्ट की 5वीं लेवल का इस्तेमाल किया, जिसे ऑस्पिशियस फुलफिलमेंट कहा जाता था, जिसके चलते जुयांग के आसपास मानो एक पावरफुल फोर्स का टोर्नेडो फॉर्म हो चुका था। तो इसी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए जुयांग ने डेटी की सारी फ्लाइंग सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब देखते साथ ही वो डेटी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और उतने में जुयांग उसका काम तमाम करने के लिए काफी तेजी के साथ उसकी तरफ रवाना हो गया। तो उस डेटी ने भी अपनी एक फ्लाइंग सोर्ड सीधे उसके
की तरफ रिलीज कर दी और इसी इंटेंस मोमेंट पर आकर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।